Good morning to all of you, and very welcome to my YouTube channel, Cosmic Education Hisa. Now, some questions. First of all, before that starting the class, first of all, 3 questions, है ना, for you, all of you, for you, HW, for you, and also they had been discussing in introduction classes. First question: write the differences between metals and non-metal. So listen, if difference in any question difference is that to write one side metal and other side non-metal. In any difference, in any subject, if question says that difference, then one side right, there's a difference artificial and natural. If question says that write the difference between artificial and natural, so one side artificial and other side natural. Okay. जब भी क्वेश्चन आपको कह दे कि डिफरेंस लिखना है तो एक तरफ लिख दीजिए और दूसरा तरफ दूसरा लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कह रहा था क्या, मेटल्स और नन, तो एक तरफ मेटल्स लिखा और एक तरफ नन मेटल्स लिखा। तो डिफरेंस तो मैंने बताया था ही कि मेटल के बारे में बताए थे, क्या होता है आपका लस्टर होता है, इसके पास हैज नो लस्टर हो गया। जैसे कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मेटल्स हैव लस्टर, चमक रखता है। इसमें नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर। अब इसमें देखिए ये कितना लाइन में खत्म हुआ, 1 2 लाइन में, तो यहाँ पर स्टार्ट करोगे थर्ड लाइन से, ठीक है। यहाँ पर भी आपका हुआ थर्ड लाइन से स्टार्ट करो, सेकंड लाइन को छोड़ दो, देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर जो है खुश होकर फुल मार्क्स देता है। अब ऐसे लिखोगे सेकंड वहां पर थर्ड लाइन में, यहाँ पर सेकंड लाइन में, तो थोड़ा सा पता नहीं चलेगा एग्जामिनर को, हो सकता है मार्क्स आपको थोड़ा सा माइनस कर दे। इसलिए इधर आपका थर्ड 2 लाइन में खत्म हो तो थर्ड लाइन से इधर शुरू करोगे, तो इधर भी आप ध्यान रखो थर्ड लाइन से ही शुरू करोगे। फिर और इस तरह से लिख लेना है, मेटल्स हीट reacts with oxygen, then it gives metallic oxide। इसमें लिखोगे it reacts with oxygen, then it gives non-metallic। बस इस तरह से डिफरेंस लिख दोगे 8-10 डिफरेंस। अब देखिए इसमें मैंने डिफरेंस कहा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिफरेंस लिखो या केमिकल पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, तो लिखा मैं राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। लेकिन फर्स्ट नंबर मैंने क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंस लिखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिफरेंस लिखो या केमिकल प्रॉपर्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैंने कहा दिया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही, जैसे कि लिखा मैंने मेटल लस्टर, नॉन मेटल नॉट लस्टर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कर सकते हो गुड कंडक्टर, इसमें लिखो क्या, बैड कंडक्टर, इस तरह से तो आप डिफरेंस लिख लोगे। और थर्ड नंबर मैंने लिखा राइट द डिफरेंस बिटवीन 3 डिफरेंसेस बिटवीन, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ कौन प्रॉपर्टी, केमिकल। तो इस तरह से आप लिख लोगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है तो ये नहीं लिखोगे, केमिकल वाला नहीं लिखोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने लिखा था अभी आप लोगों को, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल भी लिखाए थे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी लिखाए थे। तो इस तरह से डिफरेंस आप लिख लोगे, ठीक है। एक तरफ मेटल लिखोगे, एक तरफ नॉन मेटल। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल, ये नहीं कहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी पर या केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो आप दोनों मिलाकर लिखो या केवल फिजिकल लिखो, केवल केमिकल, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलाकर लिखोगे और बढ़िया बात है। फिजिकल भी और केमिकल तो कहेगा कि नहीं, एग्जामिनर कहेगा नहीं बच्चा जानता है, तो फुल एंड फुल मार्क्स देगा। लेकिन इसमें आपको केवल देना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसमें केवल देना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। देखिए एक वर्ड मैंने आपको बताया, पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन फैलाने वाला। पॉल्यूटेंट मींस पॉल्यूशन फैलाने, द सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस द पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन जो है बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, है ना। द सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस द पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन को बढ़ाता है, इज कॉल्ड क्या, पॉल्यूटेंट। जैसे CO2, NO2, SO3, SO2, स्मोक, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, ये सब पॉल्यूटेंट है। प्लास्टिक, अरे अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक रहेगा ना, उसका एज लगभग 500 ईयर्स माना गया है।
500 साल माना गया है उसका एज। जो अच्छे क्वालिटी का जो प्लास्टिक है उसका एज लगभग 5 साल माना गया है। 500 साल, सॉरी 500 ईयर्स माना गया। आप सोचिए, सॉइल में है तो सॉइल को 500 ईयर्स तक पोल्यूटेड करता रहेगा, वाटर में है तो वाटर को पोल्यूटेड कर देगा, एयर में है तो एयर को 500 ईयर्स तक पोल्यूटेड करता रहेगा। तो सोचिए पोल्यूटेड, ये प्लास्टिक बहुत जो है आपका बड़ा पॉल्यूशन फैलाने वाला फैक्ट है, यानी बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। लेकिन हम आप लोग क्या करते हैं, बस सब्जी लाना हो तो, लेकिन क्या करते हैं आप लोग, प्लास्टिक वगैरह जाते हैं मार्केट सब्जी लाने के लिए, फल लाने के लिए, तो प्लास्टिक ही चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी झोला लेकर जाइएगा तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। तो आप प्लास्टिक जानते हैं, अच्छे क्वालिटी का जो प्लास्टिक होता है वो आपको 500 ईयर्स तक आपको पोल्यूटेड करता रहेगा। सॉइल में सॉइल को पोल्यूटेड करेगा, वाटर में तो वाटर को, एयर में तो एयर को पोल्यूटेड करता रहेगा। आप सोचिए, आप चाहते हैं कि जो है हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो। आज के डेट में देखिए लोगों का लाइफ कम हो गया है, 60 to 65 ईयर्स आज के डेट में माना गया है एक ह्यूमन का, लेकिन पहले 100 ईयर्स 200 ईयर्स तक जो है जिंदा रहते थे। 100 ईयर्स 200 ईयर्स। हमारे घर में भी जो है एक रिलेशन में है, उनका अभी आप बिलीव नहीं कीजिएगा 134 ईयर्स हो रहा है। हमारे रिलेशन में भी एक है 134 ईयर्स हो रहा है, अभी भी वो बोल्ड है, अभी भी 10 साल 15 साल वो जिएंगे। लेकिन कभी भी वो शहर में नहीं रहे हैं, आज तक नहीं। जब भी रहते हैं तो देहाती क्षेत्रों में ही रहते हैं, देहाती क्षेत्र में ही रहते हैं, खाना वैसा ही खाते हैं, बाजार में नहीं रहते हैं, तब वो आज के हैं। कारण लेकिन कारण पोल्यूशन से दूर है। आप लोग का भी लाभ ऐसा हो सकता है जब पोल्यूशन को दूर करने में आप लोग सपोर्ट करोगे। जैसे कि सब्जी फल लाना हो तो आप जाओ झोला लेकर जाओ, प्लास्टिक में आप सब्जी फल नहीं लो, ठीक है। हमारे भारत में अभियान भी चला हुआ है स्वच्छ भारत, प्लास्टिक का विरोध हो रहा है। लेकिन देखिए आज के डेट में मैं देखता हूँ, लॉकडाउन के पहले ही मैं देख रहा था, तो बस वही बात है, प्लास्टिक ही चाहिए। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। तो मैं पॉल्यूटेंट बता रहा था, पॉल्यूशन फैलाने वाला। तो द सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस पोल्यूशन, जो पोल्यूशन बढ़ाता है पॉल्यूटेंट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो पोल्यूशन बढ़ाता ही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हुआ, मैंने बताया था केमिस्ट्री में 3 है तो ट्राई, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है तो मोनो, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, ये सारा का सारा पोल्यूटेंट है। अब कहेगा सर पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन 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 बार बार आप बोल रहे हो, व्हाट इज पोल्यूशन। तो पोल्यूशन दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबस्टेंस डिक्रीज ड्यू टू एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। किसी का गुण अगर ना सबस्टेंस का गुण किसी कारण से कम जाता है तो उसको कहते हैं पोल्यूशन। जैसे कि आप सॉइल में, पहले का जो सॉइल था वो उसमें खेती बहुत अच्छी तरह होती है, पहले का जो सॉइल था उसमें खेती बहुत अच्छी तरह होती थी। अब जो सॉइल है उसमें जब तक आप फर्टिलाइजर नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, खेती अच्छी तरह नहीं होगी। लेकिन आज से आप देख लीजिए, आजादी के समय, आजादी के पहले या आजादी के कुछ दिन बाद क्या खाद का छिड़काव, आज की तरह यूरिया और कौन कौन कंपोस्ट था, बस गोबर डालते थे और खेती अच्छी होती थी। लेकिन आज के अगर आप जगह आपका खेत बंजर हो गया है, अगर आप बिना खाद दिए हुए उपजाओ, देखते हो कितना कितना धान उपजाते हो, कितना गेहूं उपजाते हो। अब खाद नहीं तो खेत में देखिए कितना गेहूं उपजता है, कितना चावल उपजता है आपको। आप खाद के पर जो है टिके हुए हो, खाद पर जो है आपका खेती हो रहा है, क्योंकि आपका खेत बंजर हो गया है। अब बार बार और खाद ज्यादा देना पड़ता है, आज से 10 साल के बाद और ज्यादा खाद देना पड़ेगा आपको खेत में, इतना खाद देना पड़ रहा है। अगर अभी आप 1 किलो दे रहे हो तो मैं बिलीव दिलाता हूँ आज से 10 साल के बाद वही जो है आपको 1.5 किलो 2 किलो खाद देना पड़ जाएगा और उसका पावर भी बढ़ जाएगा, ये और ज्यादा पॉल्यूटेड करेगा। तो मैं बता रहा था किसी कारण से, जैसे सॉइल का गुण जो है कम दिया, चाहे रीजन जो भी हो उसको बोले पॉल्यूशन। आप जैसे देखिए मोबाइल फोन आप खरीदे, मोबाइल फोन टूट फूट गया है ना, बेकार चला गया, तो उसका क्वालिफिकेशन का आपका गुण कम गया है ना, मोबाइल फोन आप पोल्यूटेड हो गया, आपका पोल्यूशन फैलाएगा, वो कंपनी में जाएगा, प्लास्टिक वगैरह गलेगा, पोल्यूशन फैलाएगा। तो किसी कारण से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबस्टेंस डिक्रीज ड्यू टू एनी रीजन,
दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो क्लियर हो गया। और मेटल्स एंड मेटल में डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर डिफरेंस कह रहा है मेटल एंड मेटल तो दोनों बेसिस पे लिखो। आप केवल फिजिकल प्रॉपर्टी पे कह रहा है तो केवल फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी पे कह रहा है तो केवल केमिकल प्रॉपर्टी ही देगा। आपको कुछ मैंने आपको पॉल्यूटेंट लिखाया, इधर सोर्स लिखाया और इधर मैंने लिखाया डिजीज कॉज, है ना, डिजीज कॉज, ठीक है। अब देखिएगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड और ऑल्सो कॉल्ड पॉल्यूटेंट। देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग पॉल्यूटेंट भी कहते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड जो है पॉल्यूटेंट्स होता है। देखिए सारा का सारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। मैंने आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड बताया था। नॉन मेटल का ये देखिए नॉन मेटल है ऑक्साइड तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये देखिए नॉन मेटल है और ऑक्साइड है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं इसका भी मैं चर्चा करूंगा। अब कहेंगे सर नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाई ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, तो इसका मैं बाद में बताऊंगा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड इधर पॉल्यूटेंट लिखा, इधर सोर्स लिखा, इधर डिजीज, इससे क्या हो सकता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या उसका सोर्स, सोर्स मतलब किसके कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड फैलती है। सोर्स मतलब फैलाने का जरिया, साधन। सोर्स का मतलब होता है फैलाने का जरिया, यानी तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके कारण होती है, तो कंबशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाइएगा तो आपका जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जितना ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जलाने से ये सारे का सारे प्रोड्यूस होती है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन वगैरह वगैरह जो होता है ना, ये बैक्स जो आप वैसलीन लगाते हैं वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो वैसलीन आप यूज करते हो ना, है ना, लिप्स में लगाते हो ना, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो सारा का सारा जितना भी है सबका सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जलाने से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो सोर्स मैंने लिखा, सोर्स मतलब जरिया, साधन, किसके कारण फैलता है, तो किसके कारण, कंबशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसके कारण डिजीज क्या इससे हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी फॉजिल फ्यूल के जलने से, फॉजिल फ्यूल में वही हुआ कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल एंड पेट्रोलियम, है ना, फॉजिल फ्यूल हुआ। देखिए मैंने इधर लिखा दिया फॉजिल फ्यूल, द फ्यूल व्हिच इज फॉर्म्ड इन मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। वह फ्यूल जो करोड़ों, मिलियन माने होता है 10 लाख, तो 10 लाख माने करोड़ों करोड़ साल में बनता है, उसको बोलते हैं फॉजिल फ्यूल। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। लेकिन हम आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 10 मीटर 200 मीटर जाना हो तो बाइक निकाल के जाते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं, आप तो सोचते हैं कि अरे बहुत दूर है, ये है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो आप यूज कर रहे हैं पेट्रोल, जो आप यूज कर रहे हो डीजल, उसको करोड़ों करोड़ साल लगा है बनने में। करोड़ों करोड़ साल। थोड़ा सा कहीं जाना हो तो बस प्राइवेट गाड़ी निकाल लेते हैं, बस का सहारा नहीं लेते हैं, ऑटो रिक्शा का सहारा नहीं लेते हैं, निकाल लेते हैं कार, चले जाते हैं। 2 किलोमीटर जाना हो, 5 किलोमीटर तो कार से जाते हैं। आप ये सोचिए करोड़ों करोड़ साल उसको बनने में लगा है। पॉल्यूशन तो फैल ही रही है, पॉल्यूशन तो फैल ही रही है, करोड़ों करोड़ साल बनने में लगा है। सोचिए कितना हार्मफुल है ये। इसलिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज प्राइवेट व्हीकल्स। प्राइवेट व्हीकल वही यूज कीजिए जब आपको जरूरत है। लगा कि नहीं हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे तो चलिए। तो मैं फॉसिल फ्यूल के बारे में बता रहा था, जो बनता है करोड़ों करोड़ साल में ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है भूकंप वगैरह जब आई ना तो ये धरती के अंदर समा गया, या जो एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट्स है वो सब मरने के बाद नीचे चला गया और ढक गया, ठीक है। तो वही जो है आपको तो बताइए, अंदर चला गया तो टेम्परेचर तो हाई ना होगा अंदर में जी। अब कहेगा सर ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्यों लिखा आपने, क्योंकि देखिए भूकंप वगैरह से आया ना तब कोई जो धरती में जो अंदर समा गया, तो अंदर समा गया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कोयला वैला आती, आपको एक्वाटिक एनिमल जलीय जीव जंतु जो है मरा वो नीचे चला गया तो नीचे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए मैंने लिखा हाई टेम्परेचर। प्रेशर भी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि आप पढ़े होगे जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। फोर्स फ्रिक्शन प्रेशर चैप्टर में मैंने फोर्स फ्रिक्शन प्रेशर चैप्टर में आप लोग को बताया था, जितना नीचे जाओगे लिक्विड के अंदर, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर समझ गए, इज कॉल्ड फॉसिल
फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल है। समझ गए आप लोग? तो फॉसिल फ्यूल के कारण जलाने से होता है ये। और ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से इरिटेशन टू आई, आंखों में जलन, कंठ में, लंग्स में, ये सब में जलन हो सकती है। किसके कारण? नाइट्रोजन ऑक्साइड से। आप देखे होंगे ज्यादा डिजीज कहाँ होती है? शहरी क्षेत्रों में। ज्यादा लंग्स प्रॉब्लम हो या वगैरह वगैरह जो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम होती है शहरी क्षेत्रों में। देहाती क्षेत्रों के लोगों को आपने नहीं सुना होगा कि जो है उसको लंग्स प्रॉब्लम है, आंख में जलन है, आंख खराब हो गया है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा और ज्यादा जो है आपका फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं। बाइक्स ज्यादा चलते हैं, कार ज्यादा चलते हैं, व्हीकल्स ज्यादा चलते हैं। तो जितना ज्यादा आपको व्हीकल्स चलेगा इतना ज्यादा ये सब प्रोड्यूस होगा, तो उतना ज्यादा बीमारी फैलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके कारण ये भी फॉसिल फ्यूल के जलने से बिल्ड लाइफ, बिल्ड फायर मतलब जंगल में आग लगने से, इरप्शन मतलब विस्फोट से, इसके कारण क्या हो सकता है? हेमोग्लोबिन बांस हो सकता है, बन सकता है ना? रुकावट हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स, है ना? आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में जो है दिक्कत हो सकती है शरीर को, है ना? तो सोचिए कितना हार्मफुल है। और इसको बनने में कोल पेट्रोलियम को कितना साल लग जाता है? करोड़ों। लेकिन हम लोग क्षण भर में, पल भर में ही खत्म कर देते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यूज कीजिए। ये हार्मफुल भी है हमारे लिए। शहरी क्षेत्रों में इनका ज्यादा होती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कोल पेट्रोलियम का ज्यादा यूज होता है। फॉसिल फ्यूल तो आप समझ गए करोड़ों साल में बनता है ना? ठीक है, जरूरत के अनुसार यूज किया जाए, ठीक है। और आपका ये देखिए सबको, ये देखा मैंने लिखा है पॉल्यूटेंट, ये किसके कारण फैलता है ना? आइए डिजीज उससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिएगा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, मतलब सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन। सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है आपका, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट इज हीलियम, इज सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट, है ना? सबसे हल्का एलिमेंट कौन है? तो हाइड्रोजन, और सेकंड नंबर पे हीलियम। देखिए सन और स्टार्स में यही होता है, हाइड्रोजन मिलता है और हीलियम और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम का मैंने चर्चा कर दिया, है ना? अब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इतना एनर्जी कि उस एनर्जी को अगर पूरा स्टोर कर लिया जाए तो कभी भी एनर्जी की दिक्कत नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो इंसान एंड स्टार्स हाइड्रोजन कंबाइन एंड फॉर्म हीलियम और रिलीजेस एनर्जी। हाइड्रोजन मिलता है और क्या बनाता है? हीलियम और एनर्जी देता है। मतलब हीलियम हो गया, ये हो गया हीलियम का सिंबल, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखिए साइन बोर्ड देखे ना, प्रचार में एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए देखते होंगे, है ना? एडवर्टाइजमेंट से सीआराम कंपनी का प्रचार देता है, या दुकान का ओप्पो वीवो सब होता है ना, सैमसंग वगैरह का प्रचार दे है, तो उसमें लाइट नहीं लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं साइन बोर्ड। बल्ब, ट्यूब्स में आपका नियोन गैस इज फील्ड। कौन सा गैस? नियोन गैस भरा होता है। देखिए 6 गो नेचुरल, मैंने बताया था डिफिनीशन आइटम का पढ़ा रहे थे उस समय कि फॉर्म स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट which participate in the chemical reaction except noble gases, neutral gases। तो न्यूट्रल गैसेस ये मैंने लिखा दिया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये सब जो है डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। लिखा था आइटम का डेफिनेशन में, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which does not participate in the chemical reaction, which participate in the chemical reaction, sorry participate except लिखा थे नोबल गैसेस। यही 6 गो नोबल गैसेस है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, इनके नोबल गैसेस है, न्यूट्रल गैसेस है, ठीक है। तो ये सब जो है यूज किया जाता है बल्ब में। और जो बल्ब का कलर है ना, देखते हो बल्ब कोई कलर व्हाइट कलर का होता है, तो कोई एलईडी में की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। एलईडी बल्ब में तो किट के अनुसार जो है कलर होता है। मैं बात कर रहा हूँ कौन से बल्ब? जो पहले चलता था सीएफएल बल्ब, जो ऑर्बिट बल्ब होता था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एलईडी जो बल्ब है, एलईडी बल्ब अलग हो गया। एलईडी बल्ब में जो कलर है किट के आधार पर होता है। तो जो पहले आप तो खैर ऑर्बिट वगैरह ये सब बंद हो गया, तो एलईडी का जमाना आ गया, क्योंकि बिजली भी लगभग 50% जो है वो बिजली का यूज कर लेता है। और वो सब जो 100 वाट वाला पहले जमाना वाला बल्ब था, 8 से 10% महज यूज होता था और 90% बेकार चल जाता था।
है ना। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब आपका नोबल गैसेस है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और कलर है यही, कलर जो है बल्ब का, ट्यूबलाइट का, वगैरह वगैरह का, इसी पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ न्यूट्रल गैसेस, कौन सा गैस उसमें मिलाए हैं। जैसे होता है ना कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ एलईडी बल्ब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो पहले CFL ऑर्बिट बल्ब आता था ना, कुछ पहले क्या, बहुत साल 10-20 साल पहले, आपको एक 1.5 साल 2 साल पहले, एलईडी तो अब छा गया है का एक, आज से 2 साल 3 साल पहले वो बल्ब मिलता था, है ना। तो बहुत सारा दुकान में आपको ऑर्बिट बल्ब नहीं मिलेगा, आप सब एलईडी मिलेगा। बिजली कम खाती है, तो गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि आप एलईडी बल्ब ज्यादा से ज्यादा बनाइए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो है रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, एटम्स लेता है, लेकिन ये सब जो एटम, ये सब भी एटम है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। और कलर यही सब गैस पर डिपेंड करता था कि कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, तो इसी पर डिपेंड करता था नेचर ऑफ न्यूट्रल गैस। आगे देखिए, ये तो समझ गए आप लोग। अब देखिए कुछ नॉन मेटल्स का यूज मैं लिखा रहा हूँ, जैसे कि कार्बन का यूज होता है पेंसिल में, इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रोड समझते हैं ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रोड माने प्लस और, पेंसिल बनाने में, पेंसिल देखो कि आप लोग बैटरी में यूज होता है, इलेक्ट्रोड में। लुब्रिकेंट, चिकना करने वाला, फोर्स फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़े थे। लुब्रिकेंट में इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, किस रूप में, ग्रेफाइट के रूप में। ग्रेफाइट है ना, उस समय है कार्बन ही, डायमंड, मैंने बताया था डायमंड ग्रेफाइट दोनों कार्बन ही है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। तो पेंसिल बनाने में, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स में, लुब्रिकेंट्स में ग्रेफाइट के रूप में यूज होता है। डायमंड, देखिए ज्वेलरी में, कटिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ ग्लासेस, ग्राइंडिंग, छेद करने में, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन ही है, डायमंड भी कार्बन ही है, तो ये सब का यूज होता है ज्वेलरी बनाने में, कटिंग ऑफ टूल्स में, ग्लास कट करने में, छेद करने में, जो यूज होता है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। अब यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में हम देखेंगे सल्फर, मैंने हेडिंग बना दिया आपको, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सारे नॉन मेटल्स का अलग अलग पर्पस के लिए होता है। जैसे सबसे पहले लिखा है यूजेज ऑफ कार्बन, यूजेज ऑफ, इसमें सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये, 5 नंबर ये, 6 नंबर ये, 7 नंबर ये, 8 नंबर ये, 9 नंबर ये, है ना, ठीक है। आपको सबसे पहले हम जो है सबसे पहले यूजेज ऑफ कार्बन बताया। कार्बन में आपका ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है। ग्रेफाइट के पेंसिल वगैरह में, लुब्रिकेंट बनाने में, डायमंड के ज्वेलरी में, होल करने में, शीशा को काटने में, शीशा देखते हैं काटता ना, तो डायमंड ऊपर में नुकीला सा लगाया हुआ रहता है, शीशा काटता तो ऊपर में नुकीला सा डायमंड होता है, उसको से काटना है। तो देखिएगा यूजेज ऑफ सल्फर में, इन मेकिंग H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, है ना। फायर बर्क बनाने में, मैच बॉक्स बनाने में सल्फर का यूज होता है। सल्फर ड्रग्स, ड्रग्स माने दवाई होता है जी, वो ड्रग होता है, ड्रग होता है, ड्रग माने वो नशीला पदार्थ होता है, ड्रग्स माने होता है दवाई, वो ड्रग होता है DRUG, वो नशीला पदार्थ है, ड्रग्स मीन्स दवाई। तो ये सब तो बस एक देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। यूजेज ऑफ फास्फोरस याद करने का भी चीज है, फर्टिलाइजर में, मैच इंडस्ट्री में, है ना। हाइड्रोजन का यूज, हाँ, वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी समझते हैं ना, ये जो रिफाइंड डालडा होता है, वनस्पति घी मतलब होती है रिफाइंड डालडा वगैरह वगैरह, फॉर्चून वगैरह खाते हैं ना, वही वाला हुआ। हाई टेम्परेचर बिल्डिंग में, हाँ, बिल्डिंग में समझते हैं ना, लोहा ना बिल्डिंग होता है, वही बिल्डिंग करने मतलब जोड़ने में, अमोनिया बनाने में। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन भी बताए होंगे आप लोगों को, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो अमोनिया बनता है। ये जो सिलिकॉन, तो देखिए सेमीकंडक्टर बताए थे आप लोग को, है ना। कंडक्टर जिससे करंट फ्लो हो जाता है, नॉन कंडक्टर जिससे करंट फ्लो नहीं होता है, या इंसुलेटर भी कहते हैं। सेमी मैंने थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता है, सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर बनाने में, वाटर प्रूफ मटेरियल बनाने में, पॉलिश करने में, इंसुलेटर में, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में, इंसुलेटर में भी यूज है। इंसुलेटर मतलब करंट डज नॉट पास, है ना। ये सब देख लीजिएगा, याद करने वाला थोड़ा चीज है। क्लोरीन का यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रिज में यूज होता है कूलिंग करने के लिए। जो फ्रिज में गैस डालते हैं ना आप लोग, वो गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए फ्रिज वगैरह पॉसिबल हो
तो सोने के जगह पे ना रखिए। लेकिन क्या करते हैं, फ्रिज जहाँ सोते हैं वहीं रखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें रहता है बुआ, इन मेकिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन में किसका यूज होता है, फ्लोरीन का। देखिए फ्लोरीन है ना इसमें, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीजिंग कूलिंग में यूज होता है, फ्रिज वगैरह में ठंडा रखने के लिए। उसको गैस जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए कोशिश यही कीजिए कि जहाँ फ्रिज है उसके जो स्लीपिंग रूम में फ्रिज ना रखें, फ्रिज बाहर रखिए, स्लीपिंग रूम के बाहर रखिए फ्रिज, ताकि आप लोगों को वो गैस जो निकलता है उससे नुकसान ना हो। स्लीपिंग रूम के बाहर, यानी जो होता है ना कोर्टयार्ड, आंगन वगैरह होता है जी, है ना, बरंदा होता है, बरंदा मतलब जिसको ठेठ भाषा में कहते हैं बरामदा, आप लोग वो सब जगह रखिए। सोल्डरिंग ऑफ अल्मुनियम, अल्मुनियम को सोल्डिंग समझते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन के पास जाता है सोल्डिंग करता है ना, तो अल्मुनियम को सोल्डिंग करने में, क्लोरीन का वाटर को प्यूरिफाई करने में, वुड को लकड़ी को चिकनाई करने में यूज होता है क्लोरीन का। लकड़ी को चिकना, देखा लकड़ी जो है रुकड़ा होता है ना ऊपर, तो उसको चिकना कर देता है। आयोडीन का यूज मेडिसिन बनाने में, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल में आयोडीन मिलाइएगा तो दवा बन जाता है, जिसको बोलते हैं उसने दवा का नाम है टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन दवा बनाने में, जो कि कैसे बनता है, जैसे वाटर शुगर बोलते हैं ना, उस तरह से अल्कोहल माने शराब। अल्कोहल क्या हुआ, वाइन। अल्कोहल को हम लोग कहते हैं वाइन। शराब में आयोडीन मिलाता है तो दवा का, अरे होम्योपैथिक दवा क्या है, अल्कोहल भी देता है जी। होम्योपैथिक मेडिसिन जो लेते हैं उसमें क्या डालता है, अल्कोहल, ठीक है। एंटीसेप्टिक में, एंटीसेप्टिक मतलब सुरक्षा करने वाला, अब बचाता होता है। कंट्रोल ग्वाइटर जो गला खुल जाता है ना, तो ग्वाइटर डिजीज कंट्रोल करता है ये। नोबेल गैसेस का साइन बोर्ड में यूज होता है, अभी मैंने बताया नोबेल गैस के बारे में। साइन बोर्ड में, ट्यूबलाइट में, है ना। सेफ्टी मटेरियल को सेफ्टी रखने में, जैसे खाने पीने वाला चीज की जगह डाल दीजिएगा ना ये, तो आपको जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल, जब पार्टिसिपेट, हाँ कहवे नहीं करा, जब बल्ब वगैरह में अंदर में डाला जाता है, ताकि क्योंकि अंदर में रिएक्शन, अगर दूसरा गैस डालिएगा ऑक्सीजन है, तो वो जो है अंदर में रिएक्शन करके खराब कर देगा, तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बल्ब वगैरह में डाला जाता है, क्योंकि अंदर के मटेरियल को सेव करता है। ये पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, मैंने डिफिनेशन में भी लिखा था, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ये सब सेफ्टी का रखने में किसी चीज को यूज होता है, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा ध्यान से, है ना। आप वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जितना मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। ओके, दैट्स ऑल।